Hello student, this is DP Thaplyal. Welcome to Economics with DP Thaplyal. आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यूनिट 1 का चैप्टर 2 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1950 टू 1990 का पार्ट 1 स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये हमारा आज का चैप्टर रहेगा। अभी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने पढ़ा था 1950 से 1990 तक का, और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 1950 से लेकर के 1990 तक जो कुछ भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेज आए हैं, जो कुछ भी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान के जो गोल्स थे उनको अचीव करने के लिए जो भी काम हमने किया है उस सब को इसमें पढ़ा जाएगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी 1950 से लेकर के 1990 तक के जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हम लोग इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इनमें हम जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं इम्पोर्टेंसी ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंसी क्या है, क्या इम्पोर्टेंसी हमारे लिए इंडस्ट्रीज की है। हम पढ़ तो इसे 1950 से 1990 के बीच के लिए पढ़ रहे हैं, बट ये हमारे लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ है प्लानिंग, अंडर प्लानिंग और अंडर इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें हमारे लिए इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंसी क्या थी। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशन कैन progress only if they have a good industrial sector. Industry provide employment which is more stable than the employment in agriculture. It promote modernization and overall prosperity. It is for this reason that the 5-year plan places a lot of emphasis on industrial development. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो किसी भी कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा और सबसे अस्थाई जो परमानेंट सोर्स हम बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा स्कोप रहता है, बट उससे जो इनकम होती है, उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अनसर्टेंट होती है, बारिश पर निर्भर करती है, मॉनसून बेस्ड होती है, या कई बार मॉनसून न भी हो, नेचुरल कैलेमिटीज का उस पर फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीजों का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। हमारे सारे रिसोर्सेज और सारे मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी अच्छी फसल हो जाए कई बार ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई टाइप की कैलेमिटीज और कई टाइप के ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा ना हो। लेकिन इंडस्ट्री एक परमानेंट सॉल्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का। जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, और वहां पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है और प्रॉस्पेरिटी भी ज्यादा है, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। लेकिन जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व है उन देशों में ऐसी स्थिति नहीं मिलती है। इसलिए जब इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम की गई, तैयार की गई, तो उस समय यह सोचा गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट की नजर से इसे स्टेबल करना, इसको प्रोग्रेस करना, इसका डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा स्थिरता के लिए जरूरी है। और हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हुआ उस समय हमारा जो सबसे पुअर सेक्टर था इकोनॉमी का वो सेकेंडरी सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, क्योंकि इंडस्ट्रीज का कंटिन्यूस ब्रिटिश पीरियड में एक्सप्लॉयटेशन करते हुए उन्हें खत्म करने का उनका प्लान रहा है, और बहुत अच्छी यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है क्योंकि वो अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते थे। यही रीजन है कि हमारे लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी उसमें सबसे ज्यादा एम्फसाइज जो किया गया वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर किया गया। इंडस्ट्री इज एन एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी
कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो उसका केंद्र बिंदु, एपिक सेंटर, केंद्र बिंदु, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो इंडस्ट्रीज होगी। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होगा उतना ही किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। एन एमर्जिंग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंसी क्या है? इंडस्ट्रीज की पहली इंपॉर्टेंसी है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक एपिक सेंटर होता है। ये इंडस्ट्रीज अगर डेवलप हो जाएगी तो ये एमर्जिंग सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय जो सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही हो सकता है। बाकी सेक्टर उतने वो नहीं हो सकते। एम्प्लॉयमेंट तो उनमें मिल सकता है लेकिन इतने एमर्जिंग नहीं हो सकते हैं, इतने जरूरी नहीं हो सकते हैं, इतने स्थिर नहीं हो सकते हैं जितना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। एक इम्पोर्टेंसी इंडस्ट्रीज की ये भी है। फिर है सोर्स ऑफ मशीन मीन्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के लिए जो हमारे पास जितने भी मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी यूज की जानी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होंगी वो सभी इंडस्ट्रीज पर ही बेस्ड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही हमारे एग्रीकल्चर के लिए चाहे थ्रेसर बनना है, ट्रैक्टर बनना है, ट्यूबवेल बनने हैं, ये सारे कहाँ बनेंगे? इंडस्ट्रीज में बनेंगे। तो अगर इंडस्ट्री डेवलप होगी तो एग्रीकल्चर फार्मिंग में भी मॉडर्नाइजेशन मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज हो सकती है। तो एक इम्पोर्टेंसी ये भी है कि एग्रीकल्चर के लिए ये इम्पोर्टेंट सोर्स है टेक्नोलॉजिकल असिस्ट करने के लिए। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीड टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यहाँ पर शहरीकरण के लिए ही हम यूज करेंगे। यहाँ पर सभ्यता शब्द से हम बहुत ज्यादा, वैसे सिविलाइजेशन को हम सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिविलाइजेशन को शहरीकरण, जो हमारा अर्बनाइजेशन के रूप में यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीड टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, ये डेवलपमेंट का आधार माना जाता है। जो हमारे अर्बन एरिया होते हैं, अर्बन एरिया में इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और उस इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण ही हम उसे सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। तो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ पर सिविलाइजेशन की ग्रोथ मीन्स यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। फिर अगला आ जाता है जो इम्पोर्टेंसी इंडस्ट्रीज की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये हमने सिविलाइजेशन के साथ भी यूज कर लिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिविलाइजेशन को बढ़ावा देती है, मीन्स अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर इससे डेवलप हो जाते हैं। अब है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सॉरी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई, हम पहले भी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और हमने ये कहा था कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। पब्लिक सेक्टर में भी काम होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम होता है। जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम की गई, जब हमारी 5 ईयर प्लान तैयार किए गए, उस समय सबसे बड़ी जो कंट्री के सामने प्रॉब्लम आई कि हमें पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे करके किया जाए, किस सेक्टर को ज़्यादा जोर दिया जाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा इंडस्ट्री रखी जाए या प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इंडस्ट्री रखी जाए। इसके लिए हमें
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करना जरूरी था। जिन्होंने पॉलिसी फ्रेम की उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पर पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स was what should be the role of the government and the private sector in industrial development। ये बहुत बड़ा जो पॉलिसी मेकर थे उनके सामने एक बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्री डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल requirement for the development of our economy, nor was the market industrialist to undertake major project even if they had capital to do so। यहाँ पर हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कैपिटल, पूंजी। यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज किसी भी अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो उसके लिए पहला जो हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, पहला जो साधन होना चाहिए वो ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ती है, भारी मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ती है। और भारत में प्राइवेट सेक्टर में एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में कैपिटल की कमी थी, पूंजी की कमी थी। कोई भी ऐसे नहीं थे कि जिनके पास पूंजी बहुत ज्यादा हो, ना तो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेवलप थी नहीं, तो देश इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इसलिए न तो गवर्नमेंट के पास ह्यूज कैपिटल था और न ही हमारी कंट्री में ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं जिनके पास की ह्यूज कैपिटल हो। ऐसे बहुत लोग नहीं थे जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी हो कि वो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें। इसलिए ये एक बिग चैलेंज इंडिया के सामने था कि अब हम कैसे करके इसे प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें या पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि कैपिटल दोनों सेक्टर वालों को चाहिए थी और दोनों सेक्टर के पास लैक ऑफ कैपिटल था, पूंजी की कमी थी और हमें जरूरत थी ह्यूज कैपिटल की। इट इज प्रिंसिपली फॉर दीज रीजन that the state had to play an extensive role of promoting the industrial sector। इसलिए सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो पर्सनली क्या करेगा, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उस सेक्टर में पर्सनली इन्वेस्टमेंट करके अपने हाथ में इंडस्ट्रीज को रखेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के पास, पब्लिक सेक्टर के पास ज्यादा इंडस्ट्रीज को रखा जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो हमने पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब आ जाता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस होगी? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर में लैक ऑफ कैपिटल एंड पब्लिक सेक्टर में भी लैक ऑफ कैपिटल थी, लेकिन गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता था। गवर्नमेंट फिर भी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट कैपिटल का व्यवस्था कर सकती है, उसे मैनेज कर सकती है, कैपिटल फिर भी मैनेज कर सकती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पास कैपिटल नहीं था, इसलिए वो मैनेज नहीं कर पाते थे, तो इसलिए रोल हो जाता है पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंट। इन एडिशन द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइन्स लीड टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग heights of the economy as the second 5-year plan put it. This meant that the state would have complete control of those industries that were important for the economy. अब हमने कहा कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच का जो अच्छी बातें हैं उनको लेकर के एक इकोनॉमी को डेवलप किया गया और उसको हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का
और इंडिया की जो इकोनॉमी थी मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में जानी जाती है। अगर प्राइवेट सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट होगा तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाती है, और अगर गवर्नमेंट का रोल, पब्लिक सेक्टर का रोल अगर इंपॉर्टेंट होता है उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, इसे डिसाइड किया इकोनॉमिक प्लानिंग में कि इसे सोशलिस्ट लाइन की इकोनॉमी बनाया जाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर को सोशलिस्ट सेक्टर में रखा गया, समाजवादी व्यवस्था में रखा गया। इसमें जो व्यवस्था थी, जो कमांडिंग रोल था वो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का कमांडिंग रोल होगा, और इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में ग्रोथ करेंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक रहा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो इम्पोर्टेंट गोल था वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956 था, और उसमें एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंस दी गई थी। ऑब्जेक्टिव और गोल जो थे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 1961 में ये देखा गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए प्लानिंग तैयार की गई। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बनाई गई। अब क्या रोल रहेगा इस पर डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट was considered important because of the following factors. इन कारणों से गवर्नमेंट ने अपने पास इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट का रोल रखा। पहला कारण क्या था कि क्यों हम पब्लिक सेक्टर में ज्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाह रहे थे। उसके पीछे पहला रीजन था लैक ऑफ कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपसे पहले ही बात कर ली है कि कैपिटल की कमी थी, पूंजी की कमी थी, और इसलिए इसे पब्लिक सेक्टर में ही डेवलप करना पड़ रहा था। प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास ह्यूज कैपिटल की कमी थी, कम ही लोगों के पास कैपिटल थी, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में ही ज्यादा इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने की व्यवस्था की गई। सेकंड था लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा था, और गवर्नमेंट भी चाहती थी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अगर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज खुलेगी तो एम्प्लॉयमेंट में जो सोशल जस्टिस लाना है, हमने कहा कि इम्पोर्टेंट का मेन सोर्स जो है वो इंडस्ट्रीज होता है। किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट जो सोर्स होगा एम्प्लॉयमेंट का वो इंडस्ट्रीज होगी। और इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पर सोशल जस्टिस लाना बहुत जरूरी था। यहाँ पर पुअर एंड रिच के बीच में गल्फ था। एरिया वाइज, रीजन वाइज यहाँ पर बैकवर्ड रीजन है, यहाँ पर कास्ट में, क्लास में, रीजन में, अगर इनकम के बेस पर रिच एंड पुअर में डिफरेंसेज इंडियन कंट्रीज में, इंडियन पॉपुलेशन में देखा गया, और उसलिए जरूरी था सोशल जस्टिस। तो एक ये भी रीजन रहा, एक तो लैक ऑफ कैपिटल था और दूसरा सोशल जस्टिस मिले, लोगों को सबको काम मिले, उसके लिए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जो किया गया वो पब्लिक सेक्टर में किया गया। तो ये सारे रीजन थे जिनके कारण कि हमने पब्लिक सेक्टर को ज्यादा महत्वपूर्ण रोल दिया। अब है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956, आईपीआर 1956। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि आईपीआर 1956 क्या है। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में एक पॉलिसी रेजुलेशन तैयार किया गया जिसे हमने आईपीआर 1956 के नाम से जानते हैं। क्या था ये आईपीआर 1956? इन accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy regulation of 1956 was adopted. These regulations formed the basis of the second 5-year plan, the plan which treated to build the basis for socialist
pattern of society these regulation classified. जब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई तो उसका जो सबसे पहले जो बेस बनाया गया, ये बेस बनाया गया कि जो हमारी पॉलिसी होगी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, वो सोशलिस्ट पॉलिसी होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड पॉलिसी होगी. इट मीन्स पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा. सेंट्रल रोल जो होगा वो एपिक सेंटर गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल रोल जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा. इसलिए पब्लिक सेक्टर में ही ये पॉलिसी तैयार जो की गई वो पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंसी, प्राइमरी रोल, बेसिक रोल देने के लिए की गई. अब इस पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी में एक थ्री फोल्ड पैटर्न बनाया गया. तीन चीजों से मिलकर के एक पैटर्न बनाया गया, उसे हम थ्री फोल्ड पैटर्न कहते हैं. तीन बातें इसमें हम समझेंगे. इस पॉलिसी की तीन फीचर्स थे या तीन चीजें इस पॉलिसी में रखी गई. पहली जो चीज रखी गई आईपीआर 1956 के लिए, वो रखा गया थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. तो इसे बोर्ड एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, या एक्सप्लेन थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. तो ये पहला रेजुलेशन है. तीन चीजें उसमें की गई हैं. तीन में से पहली चीज है जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो तैयार किए गए, तीन प्रिंसिपल एलिमेंट्स तैयार किए गए. फर्स्ट किया गया थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. ये तीन फोल्ड क्या थे? फर्स्ट, एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज. पहला फोल्ड ये था कि केवल और केवल उन इंडस्ट्रीज के बारे में जो कि पब्लिक सेक्टर में ही डेवलप की जाए. तो केवल और केवल पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही हैं. दूसरा रखा गया था एस्टैब्लिश्ड बोथ एज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज. कुछ इंडस्ट्री जिनको केवल पब्लिक सेक्टर में रखा जाए, जैसे रेलवे. रेलवे को केवल पब्लिक सेक्टर में रखा गया. जो हमारी 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको कि पब्लिक सेक्टर में उस समय रखा गया था, जिन पर पूर्णतया कंट्रोल. जैसे हमारी डिफेंस के प्रोडक्ट जहां बनेंगे, जहां पर फर्टिलाइजर्स वगैरह बन रहे थे, वो इस टाइप से 17, पहले 21 थे, बाद में 17 किए गए. ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको कि पब्लिक सेक्टर में ही डेवलप किया गया, प्राइवेट सेक्टर में उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया गया. फिर दूसरे ऐसी भी इंडस्ट्रीज क्लासिफाई की गई जो कि पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों जिसमें काम करें. तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी इस्टेब्लिश करने की बात की गई जो पब्लिक सेक्टर की भी होंगी और प्राइवेट सेक्टर की. मीन्स गवर्नमेंट भी उस सेक्टर में काम अपनी इंडस्ट्रीज खोल सकता है और प्राइवेट भी उस सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री खोल सकता है. जैसे आयरन एंड स्टील कंपनी पब्लिक सेक्टर में भी रखा गया था, प्राइवेट सेक्टर में भी रखा गया था. टिस्को 1907 में टाटा जी जमशेद ने लगाई थी, तो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री थी. बाद में गवर्नमेंट ने भी कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में इस्टेब्लिश्ड की. तो ऐसी इंडस्ट्री, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. और थ्री फोल्ड पैटर्न का जो थर्ड फोल्ड था, ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन इन कैटेगरी फर्स्ट एंड वर्क लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर. पहले और दूसरे में जो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, एक वो होगी. दूसरी जो पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज थी. और तीसरा जो इन दोनों में कवर नहीं करते हैं, इन दोनों को कवर नहीं करते हैं, इट मीन्स एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर, जिनमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगी. केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर ही उस टाइप की इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगा. तो ये था एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन का पहला रेजुलेशन, जिसे हम थ्री फोल्ड रेजुलेशन कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रेजुलेशन है. इसमें आपने समझ ही लिया होगा कि पब्लिक सेक्टर एक्सक्लूसिवली
पब्लिक एज वेल प्राइवेट सेक्टर दोनों को लिया गया, और तीसरे में जो रखा गया वो प्योरली प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो न तो पब्लिक सेक्टर में है और न ही प्राइवेट सेक्टर में, तो जिसे पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के लिए ही रखा गया। सेकंड जो हम अब बात कर रहे हैं वो करते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एक व्यवस्था की गई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, कैसे करके पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात की गई कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, जो भी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश्ड की जाएगी, उसके लिए लाइसेंस जरूरी होगा। तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की इंडस्ट्री होती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अगर इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, स्टैब्लिश्ड करनी है, तो उस सेक्टर के किसी भी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश्ड करने के लिए, प्लांट को स्टैब्लिश्ड करने के लिए लाइसेंस जरूरी था। तो 1956 की जो पॉलिसी रेजुलेशन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन, उसके 3 बातें मैंने कही हैं। पहला था 3-fold पैटर्न, दूसरा था इंडस्ट्रियल licensing. Private sector, the sector was kept under state control. State control, state government, it means सरकार के नियंत्रण में रहेगी, सरकार के कंट्रोल में रहेगी, और सरकार कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी? लाइसेंस इशू करेगी। No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. These policies was used for the promoting industry in backward region. It was obtained a license if the industrial unit was established in economically backward area. अब प्राइवेट सेक्टर में किन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस मिलेगा? जो एक्सक्लूसिवली ऐसे बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश्ड करना चाहता है, जहां पर गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री लगा रखी है, वहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड करना चाहेगा, उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया था, प्राइमरी रोल पब्लिक सेक्टर का था इंडस्ट्रीज में, और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना जरूरी था। कोई भी नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड होने के लिए पहली शर्त ये थी कि उसे ऐसे एरिया में उसे इस्टेब्लिश्ड करना है इंडस्ट्री को जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया हो। इसे रीजनल जो बैलेंस बनाने के लिए किया जा रहा था कि सेंट्रल रोल में गवर्नमेंट का होगा, वो कहीं भी इस्टेब्लिश्ड कर ले पब्लिक सेक्टर को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग जो इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करेंगे वो लाइसेंस के साथ, और लाइसेंस मिलने की शर्त भी हो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में, अगर वो अपने प्लांट को इस्टेब्लिश्ड कर रहा हो। तो 1956 पॉलिसी का दूसरा फीचर ये था। तीसरा जो फीचर है वो है कंसेशन। जो इंडस्ट्रियल कंसेशन की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल कंसेशन छूट दी जाएगी। ऐसी इंडस्ट्री जो कि बैकवर्ड एरिया में खोली जाएंगी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो एरिया होगा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग वहां पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के पावर से लेकर रॉ मटेरियल और लेबर, इन सब चीजों को देखा जाता है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन होंगे उनमें ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी की 1956 में? इंडस्ट्रियल कंसेशन, छूट दी गई। द पॉलिसी वॉज यूज फॉर द प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। इट वॉज द obtained a license if the industrial unit was established in an economically backward area. In addition, such unit were given the certain concessions such as tax benefit and electricity at a low tariff. The purpose of these policies was
टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। तो 3 फोल्ड पढ़े हमने, 3 फोल्ड में 3 चीजें पढ़ी हमने। जो लाइसेंसिंग 56 का था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन, जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 था, उसकी 3 हाइलाइट्स थी, 3 बातें उसमें कही गई थी। पहला कहा गया था 3 फोल्ड पैटर्न होगा। दूसरा कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंस जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम जरूरी है। और तीसरा था कि जो लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेगा, सेकंड वाले में था जो लाइसेंस किसे मिलेगा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपने प्लांट को इस्टेब्लिश करना चाहता है। और उन लोगों को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी, कंसेशन देने की बात की। किन चीजों में कंसेशन? टैक्स में कंसेशन, जो उनका जो टैक्स होगा, जो प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगेगा, जो आज के हिसाब से हम उसे जीएसटी कहते हैं, तो जो टैक्स लगेगा उस टैक्स को, उसमें कुछ छूट देने की बात गवर्नमेंट ने कही कि जो ऐसे एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करेगा तो उन्हें छूट दी जाएगी, जो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करेगा। लाइसेंस भी मिलेगी और लाइसेंस के साथ साथ कुछ कंसेशन भी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी कम कीमत पर मिलेगी, लो टैरिफ पर, कम कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी भी, पावर भी कम कीमत पर मिलेगी और टैक्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। ये 2 चीजें होंगी तो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो बैकवर्ड इकोनॉमिकली रीजन है उनमें अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का प्लान तैयार करेंगे। और इस सब के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? प्राइवेट सेक्टर को जो मौका दिया गया था वो किस चीज के लिए किया गया था? टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। तो प्राइवेट सेक्टर से रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना था और पब्लिक सेक्टर से सोशल जस्टिस के लिए। तो पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज डेवलप की गई वो किस चीज के लिए की गई? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए। और पब्लिक सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर को जो लाइसेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा टू प्रमोट रीजनल इक्विटी, जो इक्वालिटी, रीजनल इक्वालिटी के लिए ये काम किया जाएगा। तो ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956। इसका पार्ट 1 का वीडियो आपने देखा है, इसका अभी पार्ट 2 भी होगा। तो पार्ट 1 में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पढ़ी है और इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंसी पढ़ी है। पार्ट 2 में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या साइलेंट फीचर्स रहे हैं, जो कि हमारा नया ऐड किया गया है इस साल से, पहले नहीं था सिलेबस में, कि साइलेंट फीचर्स क्या होंगे इंडस्ट्रियल रेजुलेशन के, या 1950 से 1990 के जो साइलेंट फीचर होंगे वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसी के जब पार्ट 2 का वीडियो इसमें वो क्या आपको दिया जाएगा, उसमें उसे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।